आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम सेरेब्रल पाल्सी को लेकर आपको जानकारी देने वाले हैं। हम आपको इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताएंगे। सेरेब्रल पाल्सी विकारों का एक प्रकार है जो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यह विकार आमतौर पर मस्तिष्क की चोट के कारण ज्यादा होता है और ज्यादातर जन्म से पहले होता है। सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क की भागीदारी और पाल्सी का अर्थ है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या। इस विकार के लक्षण आमतौर पर छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। आमतौर पर सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में 2 से अधिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में कमजोरी, अंगों का फड़कना या शरीर की असामान्य संरचना। अगर बच्चों में यदि सही समय पर उपचार शुरू नहीं किया जाता है तो लक्षण गंभीर अवस्था में पहुंच सकता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार 3 साल से अधिक उम्र के 2000 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे सीपी से प्रभावित होते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे अपने हाथ पैर हिलाकर बैठ नहीं सकते। कुछ बच्चों में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। साथ ही प्रभावित बच्चों को भोजन निगलने में परेशानी होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे बच्चों का भी इलाज संभव है। आज हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो अगर आपको कोई भी सवाल करना है आज के विषय को लेकर तो आप फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो डॉक्टर राय से आज के विषय पर आप भी सवाल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर्स चलेंगे उन नंबर पर आप कॉल करें और आज के विषय पर आप जानकारी लें। डॉक्टर राय, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार सेरेब्रल पाल्सी यानी कि सीपी, जिसको हम शॉर्ट भाषा में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो होती क्या है? सीपी को हिंदी में मस्तिष्काघात कहते हैं। किसी भी विकृति के कारण जब मस्तिष्क में आघात होता है, मस्तिष्क में विकृति होती है, तो जितने भी शारीरिक अंग हैं वो अपने कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क और पाल्सी का अर्थ होता है पैरालिसिस, पक्षाघात। यह छोटे बच्चों में होती है। जन्म के काल में क्योंकि 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है प्रसव अवस्था, दूसरा प्रसव पूर्व अवस्था और तीसरी होती है प्रसव पश्चात अवस्था या प्रसवोत्तर अवस्था। गर्भावस्था में किन्हीं कारणों से जब मस्तिष्क में विकृति होती है तो उसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। क्योंकि हर डिजीज को किसी न किसी साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया, इसको लिटिल नामक वैज्ञानिक ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसीलिए इसको लिटिल डिजीज भी कहते हैं। सामान्यतः 1000 बच्चों में से 2 बच्चे इस व्याधि से ग्रस्त रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न कारणों के कारण इनका रेशियो बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने यहाँ पर ये बताया कि आखिरकार सीपी के होने के क्या कुछ कारण होते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि शिशुओं में सीपी की पहचान कैसे कर सकते हैं?
वृद्धि एवं विकास के लिए, बच्चे के वृद्धि एवं विकास के लिए हम वृद्धि के लिए हाइट, उसकी लंबाई, वेट भार और सर्कुम्फेरेंस, हेड सर्कुम्फेरेंस सिर का विन्यास, वक्ष का विन्यास चेस्ट सर्कुम्फेरेंस और मिड आर्म सर्कुम्फेरेंस, इसकी गणना करते हैं, जिससे पता लगता है कि बच्चे की वृद्धि प्रॉपर रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी तरह मानसिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम विभिन्न प्रकार के माइलस्टोन का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रास माइलस्टोन, मोटर माइलस्टोन, एडाप्टेशन, लैंग्वेज और सोशल माइलस्टोन। हर उम्र में बच्चे की एक्टिविटी बढ़ती है, जैसे 3 मास में ही वो मदर को पहचानने लगता है, मुस्कुराने लगता है, जिसको हम सोशल स्माइलिंग करते हैं। 3 मास में ही वो नेक होल्डिंग करने लगता है, गर्दन को सीधा अपने आधार पर खड़ा कर सकता है। इसी तरह 6 महीने में किसी के सहारे वो बैठ जाता है, 8 महीने में बिना सहारे बैठता है, 10 महीने में चलने लगता है उंगली पकड़ करके, और 12 महीने में अपने आप चलने लगता है, 1.5 साल में दौड़ने लगता है। तो ये माइलस्टोन है। 6 महीने में 1 शब्द बोलता है, 8 महीने में 2 शब्द बोलता है। तो ये सब माइलस्टोन है, जिससे पता लगता है। मदर को तब पता लगता है जब वो 3 महीने का हो जाता है और वो मदर को देख के मुस्कुराता नहीं है, मदर गोद में लेती है तो नेक जो है एक साइड में कर देता है, नेक होल्डिंग ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, नेक जो है झूल जाती है। तो मदर को पता लगता है कि हमारा बच्चा व्याधि से ग्रस्त है। इसी तरह हाथ पैर अपना ठीक प्रकार से हिलाता नहीं है, किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाता, मुट्ठी नहीं बांध पाता, क्योंकि पैरालिसिस हुआ है, पक्षाघात हुआ है। इस कारण से तो जो अंगों की डिसएबिलिटी है वो हो जाती है, तभी मदर को पता लगता है, गार्जियन को पता लगता है कि मेरा बच्चा रोग से ग्रस्त है। और किसी चिकित्सक को दिखाते हैं तो कहता है कि चूंकि संपूर्ण अंगों में विकृति हुई है और उसको रेगुलेट करने वाला मस्तिष्क है, इसलिए इसको सेरेब्रल पाल्सी हुई है। सीपी की पहचान कैसे करें डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमारे यहाँ तमाम दर्शकों को बताया, लेकिन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए जिससे शिशु को सेरेब्रल पाल्सी ना हो, इसके बारे में भी बताएं। 3 प्रकार की परिचर्या है। एक गर्भिणी परिचर्या है जिसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, दूसरा गर्भ के समय की परिचर्या है, तीसरा प्रसवोत्तर परिचर्या है। मदर जो मासिक स्राव उसका रुकता है तब उसको आभास होता है कि हो सकता है उसको प्रेगनेंसी हो। किसी चिकित्सक के पास जाती है तो डायरेक्ट चिकित्सक यह पूछता है कि आपका मासिक कब आया था, व्हाट इज योर LMP, मासिक तिथि, अंतिम मासिक तिथि क्या है। जब मासिक तिथि बताती, इसके बाद में चिकित्सक इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और यदि प्रेगनेंसी है तो हम EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी बताते हैं, जो कि लगभग 9 मास और 7 दिन होता है। इस पीरियड में जब पता लग जाता है कि मदर गर्भिणी है, मदर के पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसके वृद्धि एवं विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के क्लिनिकल और न्यूट्रिशनल डाइट का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे का गर्भावस्था में वृद्धि एवं विकास होगी। इन सब चीज के लिए हम उसका हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, एज पूछते हैं, इसके बाद में फिर वैक्सीनेशन कराते हैं। सबसे अधिक गर्भावस्था में टेटनस व्याधि होती है, इसीलिए TT का वैक्सीन लगवाते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि गर्भावस्था में कैल्शियम और आयरन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है,
तो मदर को हम बैलेंस डाइट जो कि प्रोटीन से परिपूर्ण हो वो देते हैं, जिससे बच्चे का प्रॉपर रूप से वेट बढ़े। इसके अलावा चूंकि जनरली प्रेग्नेंट लेडी में इन्फेक्शन वेजाइनल कैनाल से होता है, यूरेथ्रा से होता है, इसीलिए हम यूरिन टेस्ट कराते हैं। ब्लड की कमी नहीं होवे इसलिए हम सीबीसी रक्त जांच कराते हैं। ब्लड ग्रुप कभी यदि रक्त की आवश्यकता होती है तो उसका ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन कराते हैं। उसके साथ ही साथ आरएच फैक्टर का कराते हैं, वीडीआरएल टेस्ट कराते हैं, जिससे किसी प्रकार के इंफेक्शियस डिजीज नहीं है। क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, फीटस गर्भावस्था में स्वस्थ रहे, इंट्रा यूटेराइन रिटार्डेशन नहीं हुए, मदर की वो शारीरिक वृद्धि के साथ ही साथ बच्चे की भी शारीरिक वृद्धि होवे। इसलिए समय समय पर गायनोकोलॉजिस्ट हर महीने में मदर को बुला करके उसकी शारीरिक एग्जाम परीक्षाएं करते रहते, वेट लेते, हाइट लेते। जैसा आप जानते हैं जी। कि 16 साल से कम और 35 साल से अधिक यदि महिला है तो उसकी डिलीवरी डेंजरस, थोड़ी कष्टदायी होती है। इसीलिए और मदर को सलाह हम देते हैं कि जो भी डाइट लेना है वे वेल न्यूट्रिटेड लेना है। और किसी प्रकार का चूंकि यूरिन टेस्ट कराना है, मान लीजिए यूरिन में जैसे प्रोटीन जा रहा है तो प्रोटीन की कमी के कारण हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, उसमें पैर में सूजन आ जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, तो हम प्रोटीन लेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की डिजीज जो कि जैसे टॉर्च और यस टॉर्च विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होती है, तो उसके बचाव के लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करावें, जिससे बच्चे की यदि वृद्धि एवं विकास होगा और हाइट वेट बढ़ेगा तो मैच्योर स्थिति में उसका जन्म होगा। नहीं तो यदि प्री मैच्योर जन्म होता है या एलबीडब्ल्यू बच्चे का जन्म भार कम होता है, जन्म होता है, तो मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, इसीलिए ये सीपी होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान माँ को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका विकास पूरी तरीके से हो पाए, ये यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी। लेकिन जन्म के बाद माँ बच्चे का किस तरीके से ख्याल रख सकती है ताकि उसको सेरेब्रल पाल्सी से जूझना ना पड़े? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि गर्भावस्था के दौरान माँ को अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस दौरान माँ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसके बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी ना हो पाए? पहले ये आवश्यक है कि हम प्रसव जो करावें वो होम डिलीवरी नहीं हो करके हॉस्पिटल डिलीवरी करावें, जिससे किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी। जैसे सामान्य देखा जाता है होम डिलीवरी में जो दाई होती है वो प्रेशर डालती है फंडस पर, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रसव के समय में आघात होते हैं। उसको हमारी भाषा में सिपेरोहेमाटोमा कहते हैं, मेनिंजियोसील कहते हैं, मेनिंजियोमायोसील कहते हैं, जहाँ की रक्त का थक्का जमा हो जाता है, मेनिंजेज बाहर निकल जाती है मस्तिष्क कला, तो हम जो डिलीवरी करावें वो हॉस्पिटल डिलीवरी करावें। दूसरा ये है कि बच्चे के जन्म के बाद में चूंकि जो प्रथम बार स्तनोत्पत्ति होती है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, हम जितना जल्दी होवे वो दुग्ध का पान कराएं। तीसरा, जितने भी केयर है बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होवे, इसके लिए प्रॉपर रूप से उसको कपड़ा पहना करके रखें, क्योंकि जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यदि हाइपरबिलिरुबिनिया हो जाता है तो भी सीपी नामक व्याधि उत्पन्न होती है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां होती हैं। तीसरा, इन्फेक्शन से बच्चे को छूने से, एक स्थान
से दूसरे स्थान पर ले जाने से इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। इसीलिए मदर का कर्तव्य है कि वो प्रॉपर समय पर प्रॉपर डाइट देवे, बच्चे को दूध पिलावे, अपना स्तनपान करावे, जिससे ममत्व की वृद्धि होवे और बच्चे को किसी प्रकार की व्याधि के साथ ही साथ सेरेब्रल पाल्सी नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे तमाम दर्शकों को कि सेरेब्रल पाल्सी वालों को आखिरकार क्या कुछ नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? सेरेब्रल पाल्सी जैसा आपसे बताया, मस्तिष्क ही इस पूरे शरीर का नियंत्रण प्रणेता है। जब मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है, डिसेबिलिटी है, तो सभी अंग धीरे धीरे विकृत अवस्था में हो जाते हैं। इसीलिए इसको नॉन क्यूरेबल, नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन फेटल डिजीज कहा जाता है। मृत्यु नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब तक जिंदा रहता है विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त रहता है। अब चूंकि मस्तिष्क में आघात हुआ है, मस्तिष्क की सेल डेड हुई है और मस्तिष्क से ही नर्व निकलती है जो कि विभिन्न अंगों में सप्लाई करती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन नर्व के द्वारा होता है। यदि नर्व डेड हो गई है तो वो अंग कार्य नहीं करते। अपने यहाँ 12 क्रेनियल नर्व बताए गए हैं, जैसे इसमें यदि पैरालाइसिस होती है तो हमारे जो एक अंग में यदि आघात होगा तो एकांगघात कहेंगे, दोनों में होगा तो द्विघात कहेंगे, अधरांगघात कहेंगे, पक्षाघात संपूर्ण शरीर में दोनों हाथों दोनों पैरों में होगा तो सर्वांगघात कहेंगे। इसके साथ ही साथ नर्व जो भी नर्व पैरालाइसिस हो रही है, मान लीजिए ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो कि वाणी का केंद्र है, जहां से वाणी को सप्लाई करती है शरीर पर, यदि जो है वो पैरालाइसिस हो रही है तो बच्चा मुखत बोल नहीं पाता। इसी तरह यदि ट्राइजेंडल जो आंख को सप्लाई करती है, यदि वो प्रभावित होती है तो बच्चा स्क्विंट टेढ़ा देखना या बच्चे को कैटरेक्ट होना या प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं पड़ना, वो व्याधियां होती है। तो जिस अंग को प्रभावित करेगी उस प्रकार की व्याधियां होंगी। इसी तरह यदि हाथ को पैरालाइसिस में हुआ है तो फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, एडक्शन, एबडक्शन, हाथ पैर नहीं हिलाना, हाथ, और चूंकि मांसपेशियों के लिए, हाथ के लिए हम 3 प्रकार के एग्जामिनेशन करते हैं। एक पावर है, मांसपेशियों में कितना शक्ति है, दूसरा टोनिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है या नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है, तीसरा होता है गेट। यदि बच्चा बड़ा हो गया 1 साल 1.5 साल का तो अपना पैर वो कैंची के सीजर के आकार के रूप में कर देता है, तो हम ये कहते हैं कि पैरालाइसिस। चलाते हैं तो दोनों पैर आपस में मिला देता है, तो हम कहते हैं कि ये सीजर जो सिम्टम है ये सेरेब्रल पाल्सी का ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो कहा जाता है कि आयुर्वेद की डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, यानी कि ना शब्द नहीं है, यहाँ पर हर चीज का इलाज संभव है। तो क्या आयुर्वेद में सेरेब्रल पाल्सी का भी इलाज है और किस तरीके से इस रोग को कम किया जा सकता है? जी, हमारे यहाँ चूंकि ये मस्तिष्काघात है और वात प्रकोप के कारण ही सेरेब्रल पाल्सी हुई है, दूसरा मस्तिष्क में विकृति हुई है, तो हम 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। एक औषधि चिकित्सा का प्रयोग करते हैं और दूसरा पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। वात शमन के लिए जो अपने आयुर्वेद में औषधियां हैं, जैसे चूर्ण के रूप में हम अश्वगंधा चूर्ण, रासना चूर्ण, चीनी चूर्ण, कैल्शियम के योग में सुधा सप्तक योग, गोदंती भस्म, रस के रूप में वात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस, बृहत वात चिंतामणि रस,
गुगलू के रूप में योगराज गुगलू, त्रयोदशांग गुगलू। इसके अलावा मस्तिष्क क्रियावर्धक जिनको मेध्य रसायन कहा गया है, ब्राह्मी है, गिलोय है, संघ पुष्पी है, मधुयष्टि है। इन औषधियों से निर्मित योग जैसे ब्राह्मी चूर्ण, ब्राह्मी वटी, इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह सरस्वतारिष्ट जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। पेटेंट योग में ब्रेंटो या मेंटेट, चूंकि बच्चे को सीरक के रूप में देना तो उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह चूंकि वात सामक एरंड को माना गया है तो एरंड तेल या एरंड पाक का प्रयोग करते हैं, जिससे वात का शमन हो। और जब वात का शमन होगा तो जो कार्य करना चाहिए अंगों को अपने आप कार्य करने लगते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि औषधि चिकित्सा के साथ ही साथ यदि पंचकर्म का प्रयोग किया जाए जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चूंकि कौमारभृत में बालकों के लिए पंचकर्म का निषेध किया गया है। वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन और नस्य, ये 5 कर्म होते हैं जिनको हम पंचकर्म कहते हैं। अब चूंकि वमन विरेचन ये कष्टकारी कर्म होता है तो वमन विरेचन का प्रयोग नहीं करके हम जो पूर्व कर्म है स्नेहन और स्वेदन, और चूंकि बस्ती का प्रयोग बालकों के लिए अर्धांग चिकित्सा के रूप में, अर्ध चिकित्सा के रूप में किया गया है, तो हम मात्रावस्थी का, क्षीर बला तेल की मात्रावस्थी का प्रयोग करते हैं। अभ्यंग के रूप में तेल की अभ्यंग करते हैं, जिसमें क्षीर बला तेल हुआ, वात सामक, महानारायण तेल हुआ, धन्वंतरी तेल हुआ। और स्वेदन के रूप में हम एकांग स्वेद या पत्र पिंड स्वेद पीपीएस का प्रयोग करते हैं। और मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पंचकर्मा चिकित्सा जो है वो भी बहुत जरूरी है इसके लिए। पंचकर्म का ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ इस पर रिसर्च हुआ है और हर साल हम किसी न किसी पीजी स्कॉलर को सिरेब्रल पाल्सी का केस देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।